चैनल 10th हिस्ट्री। देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस सेंटर का जो बुक है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इसका जो है चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे यूरोप के बारे में और वहां पे जो है राष्ट्रवाद जो है उत्पन्न हुआ था सबसे पहले यूरोप में क्यों उत्पन्न हुआ था और कौन से देश में जो है राष्ट्रवाद जो है उदय हुआ था। ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद होता है। देखिए राष्ट्रवाद जो होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना है। राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए एकता की वाहक बनती है, यानी कि एकता को बनाए रखती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम लोग जो है अपने देश से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और अपने देश के प्रति जो है कुछ कर गुजरने की जो है अंदर में भाव होगी। आप लोग को पता है कि हाल फिलहाल में जो हमारे भारत में जो है एक घटना घटी 22 अप्रैल को, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में लोग सब जो है वहां पे टूरिस्ट के रूप में देखने गए और वहां पे जो है आतंकी हमला हो गया जिसमें जो है 26 लोग मारे गए, वही 20 लोग घायल हुए। तो कहने का मतलब अब वो सब लोग जो मारे गए वो कहीं न कहीं भारत के अलग अलग प्रांत से थे, अलग अलग जगहों से थे, लेकिन सभी भारत के लोगों को दुख हुआ, यानी कि शोक हुआ, यानी कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हो गए ये अटैक से। जो ये सब जो घटनाएं हुई तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर जो था राष्ट्रवादी भावना था और हम लोग के अंदर जो है क्रोध उत्पन्न हो गए थे। हम लोग को क्या करना है, जवाबी कार्रवाई देना है और जो आतंकवादियों को जो है चुन चुन कर मारना है। क्योंकि ये भावना हम लोग में उत्पन्न होती है। तो यही जो भावना है ये राष्ट्रवाद की भावना है। ये जो भावना जो है ये राष्ट्रवाद की भावना है। तो सबसे हम लोग जान लेते हैं ये राष्ट्रवाद होता क्या है। तो चलिए आज आप लोग देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद होता क्या है। हम लिखेंगे राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना लगातार एकता की भावना जगाता है। तो कहने का मतलब राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति क्या है, प्रेम है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति क्या है, प्रेम है और राष्ट्र के प्रति जो है लगाव, लगाव की जो है भावना जो भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना जगाता है। तो हम लोग जो है देश के प्रति अगर कुछ भी बात आएंगे तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है देश को आगे रखेंगे, देश को जो है सबसे ऊपर रखेंगे। हम लोग जो है जाति धर्म सबसे हटके जो है देश हमारा जो है रचना चाहिए, बस समझ आ रहा है। तो हम लोग जो है यदि देश के बारे में सोचते हैं, देश के प्रति हम लोग के अंदर जो है भाव है प्रेम की, तो वो जो वही भाव जो है राष्ट्रवाद कहलाएगा, वही जो भाव है क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद का अर्थ समझे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है देश के प्रति जो है प्रेम होता है, देश के प्रति लगाव। तो आप लोग इसका जो है परिभाषा लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है उसका जो है आप लोग जो है इसका राष्ट्रवाद क्या है उसका जो आप लोग भी परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग हो गया होगा। चलिए आगे तो हम देखते हैं अब यहाँ पे बात आ रही है ये कि
सबसे पहले राष्ट्रवाद की उदय, सबसे पहले राष्ट्रवाद की उदय यूरोप महाविश्व के एक देश फ्रांस में हुई। ये जो हुई 1789 फ्रांसीसी क्रांति ये कारण है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रवाद की उदय यूरोप महाद्वीप के एक देश फ्रांस में हुई। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे राष्ट्रवाद की भावना की जो उदय हो रहा है फ्रांस देश में हो रही है। और ये जो फ्रांस में जो हुई थी 1789 की क्रांति, वहीं से जो है ये राष्ट्रवाद की भावना जो है यूरोप में जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक कर, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक कर से। तो पहला जो देखते हैं हम लोग पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो है जितने भी उत्पन्न जो है परिस्थितियां थी, इनके स्वरूप भी जो है राष्ट्रवाद की भावना फैली। क्योंकि पुनर्जागरण से पहले जो है आप लोग समझेंगे यूरोप में जो है यूरोप मध्यकाल के युग में अंधकार था। वहां पे क्या था? अंधकार था। वहां पे ज्ञान विज्ञान का जो है विस्तार नहीं था और सब कुछ जो है अल्प ज्ञान था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ज्ञान आए, वैज्ञानिक सिद्धांत आए, लोगों में जो है ज्यादा धीरे का जो है विकास हुआ। और यहाँ पे आप देखें 14वीं से 17वीं सदी में जो है स्टार्ट हुआ था, यानी 17वीं सदी तक पुनर्जागरण का जो है परिणाम चला था। वही हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श 1789। फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे वहां से भी जो है सीख सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना का उदय। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया के जो प्रेरणा से स्रोत साबित हुआ। आगे हम देखेंगे थर्ड नंबर नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक युद्ध। तो जैसे नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बनता है, उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे कार्य किए वहां पे कहाँ पे, तो ये जो है फ्रांस में, और वहां का जो है प्रशासनिक व्यवस्था को जो है बहुत ज्यादा मजबूत किए और कहीं ना कहीं बाकी सब देश को भी जो है एकीकरण करने का प्रयास किए। और आगे हम देखेंगे मीटरनिक थी प्रतिक्रियावादी। तो मीटरनिक जो था प्रतिक्रियावादी था, वो जो है किसी का बात नहीं मानने वाला था, नहीं कोई संवैधानिक बदलाव में भी विश्वास रखता था। ये जो है एक प्रकार का निरंकुश टाइप का जो था निरंकुश था। अब ये जो है आम जनता का जो है सुनने वाला नहीं था। तरह तरह के जो है नियम कानून था, जहां जिससे जो है कहीं ना कहीं आम जनता के भी ज्यादा जो है परेशानी का सामना फ्रांसीसी क्रांति द्वारा। इस खाना जो है राष्ट्रवाद के भावना इसी के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो कि हुई थी 1789 में। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में, तो यहाँ पे देखेंगे 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो आप लोग पूरा डेट याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुए थे। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया। तो इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर वहां पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाया। तो हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, आगे जो हम देखने वाले फ्रांसीसी क्रांति जो कि हुआ था 14 जुलाई 1789। ये जो क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और ये जो किसके शासन के काल में हुआ था? ये जो हुआ था लुईस सोलह के शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में हुआ था लुईस सोलह में। देखिए लुईस सोलह जो था वो फ्रांस की धरती पे 1774 से 1793 तक रहा। और वहीं जो है बात करें तो ये जो है निरंकुश फिजूल खर्ची अयोग्य शासक था। तो कहने का मतलब लुईस सोलह जो था अयोग्य शासक था, फिजूल खर्ची, कहने का मतलब फिजूल खर्ची, और जो है बहुत ही निरंकुश, जो कि अपना मर्जी का करने वाला, जनता को कोई इससे मतलब नहीं है जनता का जो है क्या हो रहा है यहाँ पे पास में आप लोग। तो ये जो है आगे हम ये देखेंगे इस क्रांति ने
फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया। कहने का मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे राजतंत्र का समाप्त हो गया और यहाँ पे जो है राजतंत्र के स्थान पे जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो है यहाँ पे स्थापना किया गया। वही बात करें हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है और ही सारा जो है कारण है जो कि अभी हम जल्द देखने वाले हैं। तो पॉइंट देखेंगे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में, अगला जो पॉइंट हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक स्टेट जनरल की कोई बैठक नहीं हुई। तो कहने का मतलब वहां पे जो है तीनों स्टेट के लोग, तो आप लोग को पता होना चाहिए स्टेट जो जनरल था, स्टेट जनरल जो था ये एक प्रकार का संसद था जहाँ पे तीनों स्टेट की जो है जनताएं वहां पर नियम कानून बनाते थे और उसका बैठक जो है 1614 के बाद 175 वर्षों तक कोई बैठक हुआ ही नहीं, कोई नियम कानून बना ही नहीं। जैसे राजा का मन था वैसे नियम कानून वहां पे चला रहा था और इसके परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस के लोगों पर टैक्स यानी कि कर जो है बहुत अधिक हो गया। यानी कि कहने का मतलब रोटी पे हो, हर एक चीज पे, उपभोक्ता वस्तु पे हो, फ्रांस का जो है शासन जो है टैक्स जो है क्या किया लागू कर दी है, जिससे जो है फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति डगमगा गई और फ्रांस के लोग जो है आंदोलन करने पे जो है विमर्श हो गए। तो आप लोग देखें यहाँ पे जो ये जो था संसद था इसका बैठक जो है 175 वर्षों तक नहीं हुई थी। वहीं जो है फ्रांस के लोगों पर जो है बहुत ज्यादा टैक्स का जो है बोझ बढ़ गया था। वही बात करें हम लोग आगे करें फ्रांस की सामाजिक स्थिति के, देखिए 18वीं सदी में 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज के वर्गों में विभाजित था, मतलब बटा था और यहाँ पे तीनों जो है हम लोग वर्ग देखेंगे कौन कौन से वर्ग में बटा हुआ था। देखिए पहला जो था प्रथम स्टेट, वही दूसरा का बात करें ये जो था तृतीय स्टेट, वही तीसरा का बात करें तो तृतीय स्टेट्स, तो कहने का मतलब प्रथम स्टेट में जो आती थी इसमें देखिए वही हम लोग जो है प्रथम स्टेट का बात करें इसमें जो आते थे पादरी, वही दूसरा द्वितीय स्टेट का बात करें इसमें जो आते थे कुलीन या अभिजात, वही हम लोग तृतीय स्टेट का बात करें इसमें जो आते थे आम लोग आते थे, यानी कि साधारण लोग जो आते थे ये थर्ड स्टेट में आते थे। तो यहाँ तो अभी समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो है प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट इस सबको जो है काफी सुविधाएं विशेष अधिकार प्राप्त थे और इनसे जो है कर भी नहीं दिया जाता था, उनसे जो है टैक्स भी नहीं लिया जाता था। बाकी तो हम लोग थर्ड स्टेट का बात करें कि सारा स्थिति जो है सारा जो है कर का बोझ इन्हीं लोग पे था और जो है इनको विशेष अधिकार भी नहीं था। वहीं इनका बात करें इनका जो है नौकरी का बात करें तो जितने भी उच्च पद है इनके लिए जो है आरक्षित होते थे। वहीं जो थर्ड स्टेट का बात करें, जो तृतीय स्टेट का बात करें, इनके लिए जो है कोई विशेष अधिकार नहीं था और इनके लिए कोई आरक्षण बिल्कुल नहीं था। तो कहने का मतलब ये जो है बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग थे और इनसे ही जो है सबसे ज्यादा कर लिया जाता था। वही प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले से जो है कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और बल्कि जो है इनको जो है कुछ पद भी दिया जाता था और इनके जो पद होते थे वंशानुगत होते थे। कहने का मतलब इनके बाद जो है इनके अगला वंश को जो है वो पद ऑटोमेटिक मिल जाता था। बाकी जो है इसमें कोई व्यवस्था नहीं था थर्ड स्टेट वाले की। अब इनका जो चारा था एक ही कारण था, चारा था कि अब जो है हम लोग क्या करना है आंदोलन करना, और यही जो है इन लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना था। क्या था राष्ट्रवाद की भावना कि हम लोग जो है ऐसे नहीं जी पाएंगे, ठीक है, हम लोग को जो है कुछ सर्विस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है अमेरिका में, कहाँ पे
अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, आप लोग जो पढ़े होंगे 9th क्लास में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, वो अमेरिकी संग्राम में जो है, अमेरिकी संग्राम में जो है कहीं ना कहीं फ्रांस का सैनिक जो है साथ दिया, फ्रांस का सेना, वो भी जो है लाफायते के नेतृत्व में। तो कहने का मतलब फ्रांस का जो सेना साथ दिया था अमेरिका वासियों को। तो जब ये फ्रांस की सेना जो है फ्रांस लौटते फ्रांस, तो ये जो है देखते हैं अपने देश में जो है इनके जो लोग हैं वो काफी जो है असंतोष है, तो राजा से जो है खुश नहीं है। और ये जो है सेना वैसा ही शासन चाहते थे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप जो है अमेरिका वासियों को मिला। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं अपनी जनता का साथ दिया है और राजा के विरुद्ध जो है उन्होंने जो है आंदोलन किए, जिन्होंने वो जो है फ्रांस की सेना के वो सब जो है। तो सेना का भी जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने जो है अपने देश की स्थिति को देखा और जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप जो वहां पे व्यवस्था लाया था, वो व्यवस्था को लाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, देखिए आगे जो हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखेंगे। अब जो है फ्रांस की क्रांति में जो है ये सेनापति बन रहे हैं। तो सबसे पहले इनका बारे में हम जान लेते हैं कि इनका जो जन्म होता है 15 अगस्त 1769 को होता है। इनका जन्म कब हो रहा है? 15 अगस्त 1769 को हो रहा है। और कहाँ हो रही है तो आप देखेंगे फ्रांस में जो है कोर्सिका द्वीप है, वहां इनकी जो है जन्म हो रही है। तो आप लोग याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट में जन्म हो रही है 1769 को हो रही है। और कहाँ हो रही है? तो फ्रांस के जो है कोर्सिका द्वीप में जो है इनका जन्म हो रहा है। वही बात करें हम लोग तो इनके बारे में, यह फ्रांस की क्रांति में सेनापति 1799 से 1804 तक बने रहे। तो कहने को ये फ्रांस में जो है फ्रांस की क्रांति में जो है सेनापति 1799 से 1804 तक बने रहे। अब जो है डेट याद रखेंगे, यह फ्रांस की क्रांति में जो है सेनापति कब बने? तो 1789 में। वही कब तक रह रहे सेनापति के पद पे? तो 1804 तक। इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया फ्रांस की क्रांति में। और जो है इनको जो मौका मिल जाता है और ये पहले से भी जो है शासक बनने की जो है चाह रखते हैं और इनको जो है कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। और जब मौका मिलता है तो ये जो है 1804 में जो है फ्रांस का सम्राट बन जाते हैं और 1814 तक जो है फ्रांस का सम्राट रहते हैं। इसके बीच जो है इन्होंने फ्रांस में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रशासनिक सुधार किए और यहाँ के लोगों को जो है हितों को ध्यान रखे और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है प्रशासनिक व्यवस्था बनाए। वहीं जो है इनका सड़क का निर्माण हो गया फ्रांस में, वहां पे जो है धर्म संरचना हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझे और इन्होंने जो है बहुत अच्छा अच्छा जो वहां पे प्रयास किए। और यह जो है यह एक अच्छे और कुशल सैनिक थे। तो कहने का मतलब यह एक अच्छे और कुशल सैनिक थे। लेकिन जो है दुर्भाग्यवश ये होता है कि ये जो है फ्रांस का जो है विकास करना तो चाह ही रहे हैं, कर भी रहे हैं। बाकी जो है ये फ्रांस से जो अलग के देश हैं, जैसे यूरोप के देश हैं, जो जिनका स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी सुधारने की जो है चाह रखते हैं। और इसके कारण जो है बहुत सारे देशों को सुधार में मिलाएं, दूसरे के प्रभाव से भी हटाएं। लेकिन जो है कुछ देश में जो है सुधार जैसे करने के लिए गए हैं, वहां पे इनके साथ जो दिक्कत हो गया और इनको जो है 1815 में, कितना में? 1815 में। चलिए यहाँ पे हम पहले बताते थे फिर आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग जो है इसको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग पे कॉपी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेपोलियन बोनापार्ट के साथ 1815 में वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के मैदान में इनको जो है पूर्ण रूप से परास्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब वाटरलू के मैदान में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है पूर्ण रूप से जो है परास्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से जो है परास्त कर दिया गया। और जो परास्त करने वाले देश थे ब्रिटेन थे, पर्सा था, रूस था, ऑस्ट्रिया था। ये सब चारों देश जो है मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को जो है पूर्ण रूप से परास्त कर दिया, पूर्ण रूप से परास्त कर दिया।
बाद में इन्हें जो है सेंट हेलिना भेज दिया गया, भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1821 में हो गई। तो आप ये देखेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है सेंट हेलेना हेलेना सेंट हेलेना जो भेज दिया जाता है, और जहां इनकी मृत्यु जो है 1821 में जो है हो जाती है। तो आप देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वाटरलू के मैदान में हार का सामना करना पड़ा, फिर विश्वास कर दिया गया, और जब ये हार जाते हैं तो इन्हें जो है सेंट हेलेना द्वीप भी भेज दिया जाता है, और जहां इनकी मृत्यु जो है 1821 में जो है हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक महान सम्राट थे, एक महान सम्राट, एक महान सेनापति, जो कि बहुत ही अच्छा जो है जो प्रयास करना चाहे, लेकिन इनका जो है प्रयास ज्यादा दूर नहीं चला, और जो है चार देश ने मिलकर इनको पूर्ण रूप से वाटरलू के मैदान में जो है परास्त कर दिया। कहा? वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के मैदान में जो है परास्त कर दिया। अब इनको जो है परास्त करने के बाद जो है सेंट हेलिना द्वीप पे भेज दिया जाता है, जहां इनकी मृत्यु जो है 1821 में जो है हो जाती है। तो ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में था, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में जो है इनका बहुत योगदान जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये जो है इटली, जर्मनी, ये सब में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है फैला देते हैं। तो ये बहुत ही महान व्यक्ति था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, देखिए वियना सम्मेलन होता क्या है, तो 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रसा और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया गया। अब देखिए नेपोलियन के समय में जो भी बदलाव हुआ था, नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उसको समाप्त करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। और वियना सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर रहा था, वो ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर मेटरनिक कर रहा था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक कर रहा था। तो आप लोग जो अपने कॉपी में लिखेंगे वियना सम्मेलन के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 1815 में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। तो देखिए नेपोलियन के हार के बाद उसके शासनकाल में जो भी बदलाव किया गया था, उसको समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन किया गया, जिसका नाम था वियना सम्मेलन। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो कर रहा था वो था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो मेटरनिक। तो आप यहाँ पे वियना सम्मेलन के बारे में समझ पा रहे होंगे। तो वियना सम्मेलन आखिर था क्या? तो देखिए नेपोलियन को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया गया 1815 में, और वियना सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। अब देखिए नेपोलियन जो जितने बदलाव किए थे अपने शासनकाल में, इन सब बदलाव को जो है समाप्त कर दिया गया, और जिसके लिए एक सम्मेलन रखा गया जिसका नाम था वियना सम्मेलन। आप लोग वियना सम्मेलन के बारे में समझे होंगे, और इस जो टॉपिक है जो है आप लोग को एकदम याद करके रखेंगे, वियना सम्मेलन अभी जस्ट हम लोग पढ़े वियना सम्मेलन। अब जो है इसका जो हम लोग अब इम्पोर्टेंट जानने वाले हैं, उद्देश्य क्या कहते हैं। वियना सम्मेलन जो हुआ, वहां पे सम्मेलन हुआ जो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ, वहां पे क्या क्या उद्देश्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाले वियना सम्मेलन के उद्देश्य, उसके क्या क्या उद्देश्य थे, जो कि ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हुआ, और जो वहां पे जो है सम्मेलन हुआ, संधि हुआ, उसमें जो है क्या क्या उसका जो है उद्देश्य था, यही जो है जानने वाले। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पहला पॉइंट कि नेपोलियन के युद्धों से जो बदलाव हुए थे। कहने को मतलब नेपोलियन जो युद्ध किया था और जो युद्ध से बदलाव किया था, उन्हें जो है वापस पुराने स्थिति में लाना, यानी कि नेपोलियन के द्वारा जो है जितने भी बदलाव किए थे, जितने भी अच्छे अच्छे कार्य किए गए थे, उन सभी को जो है समाप्त करके पुनः जो है जैसे पुराने सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम को जो है यूरोप में लाना। वही हम अगला पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट को यूरोप में फिर से पुराने वंशों को सत्ता में लाना। यूरोप में फिर से जो है पुराने वंश कहने का मतलब जो राजाओं का सिस्टम चलता था, जैसे कि फ्रांस में चल रहा था बुर्बो राजवंश का सिस्टम, वही जो है बुर्बो राजवंश को जो है लाने की तैयारी हो रही थी। फिर से जो है हम लोग जो है लोकतंत्र क्या लाएंगे, राजतंत्र को लाएंगे। और जो वंश जो चल रहा था फ्रांस में, वो वंश था बुर्बो राजवंश। वही हम जो तीसरा पॉइंट देखेंगे, यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाना। यूरोप में जो है
शक्ति का संतुलन बनाना, ताकि जो है कोई दूसरा देश जो है ताकतवर ना हो जाए। ओके, यहाँ पे समझ में आया आपको। अगला जो आप देखेंगे, अगला पॉइंट, शांति और स्थिरता कायम रखना। यहाँ पे यूरोप में जो है शांति और स्थिरता जो है कायम करना, ये भी जो है इसका जो उद्देश्य था। वही अगला पॉइंट हम देखेंगे, तो राष्ट्रीय और लोकतंत्र की भावना को दबाना, ताकि राजाओं का शासन बना रहे। तो कहने का मतलब यूरोप में राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना को जो है दबाना, ताकि जो है राजाओं का जो सिस्टम जो है चलते रहे यूरोप में। तो ये सब जो आप देखेंगे, ये वीना सम्मेलन के जो है उद्देश्य थे, जिसको आप लोग जो है कॉपी में लिख सकते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इससे जो है इससे भी जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप लोग देख पाएंगे वीना सम्मेलन के क्या क्या उद्देश्य थे। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में जो है ऐड करेंगे। तो आप लोग इस क्लास में क्या क्या समझे, तो शुरू से हम लोग जो है इसका वन शॉट ले लेते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए यूरोप है क्या, यूरोप जो है एक महाद्वीप है, एक महादेश है। जैसे हम एशिया महादेश में रहते हैं, वैसे ही जो है यूरोप महादेश भी है, जिसमें जो इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब के बारे में जो है हम लोग पढ़े हैं। ये सब देश जो है कहीं ना कहीं इटली, जर्मनी, पोलैंड, यूनान, ये सब जो है यूरोप महादेश में आते हैं। और सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय जो हुआ, वो कहाँ पे हुआ, तो वो जो हुआ फ्रांस में हुआ। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय। और राष्ट्रवाद होता क्या है, तो देखिए राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को जो है राष्ट्रवाद कहते हैं, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच जो है एकता की वाहक बनती है, ये जो है राष्ट्रवाद है। और हम लोग जो है अपने देश से प्रेम करते हैं, और देश के प्रति जो लगाव है, तो यही जो है राष्ट्रवाद है, यही जो है क्या है, राष्ट्रवाद है। उसके बाद हम लोग देखें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। किसके बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले भी हम लोग देखें कि जो है राष्ट्रवाद की भावना में विकास के क्या क्या तत्व थे, राष्ट्रवाद के जो फैलाव था उसके विकास के क्या क्या तत्व थे। तब पुनर्जागरण का प्रभाव हम लोग देखें, फिर से हम लोग जो है मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति देखें, फिर फ्रांसीसी क्रांति देखें हम लोग, ये सब उसका विकास में सहायक तत्व थे। वही हम लोग देखें जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में समझे, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 14 जुलाई 1789 में हुई थी, और ये जो हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था, लुई 16वां के शासनकाल में। लुई 16वां जो है निरंकुश एवं फिजूल खर्ची राजा था, और ये अयोग्य राजा भी था। कहने का मतलब ये फिजूल खर्च करता था, जिससे जो है वहां का खजाना खाली होते गया। अब वो भी बात जो हम लोग याद रखें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो फ्रांस का जो शासन था वो अमेरिका वाले का साथ दिया था ब्रिटेन के खिलाफ। तो उसमें जो है इसका जो है बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। तो इससे जो है वहां का खजाना और भी खाली हो गया, और ये सब कहीं ना कहीं वहां के जो है जनता पे प्रभाव डाल रहा था। फिर फ्रांस का जो जनता था 18वीं शताब्दी में अ, 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रथम स्टेट जिसमें जो है पादरी आते थे। वही द्वितीय स्टेट का बात करें तो प्रथम स्टेट का बात करें तो पादरी, द्वितीय स्टेट का बात करें तो कुलीन या अभिजात आते थे। वही थर्ड स्टेट का बात करें तो इसमें जो है आम जनता यानी कि गरीब लोग शामिल थे, जो कि जनसाधारण लोग थे, किसान थे, शिक्षक थे, छोटा मोटा नौकरी करने वाले थे। और सारा का सारा टैक्स जो देना पड़ता था, कर जो देना पड़ता था। पहले और द्वितीय स्टेट वाले को जो है कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और इन्हें जो है विशेष अधिकार भी प्राप्त है। पहले मतलब इनको जो है विशेष अधिकार भी प्राप्त था, जबकि जो है थर्ड स्टेट वाले को जो है कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। और इनके लिए जो है नौकरी में छोटा छोटा पद जो है रखा जाता था। वही जो है प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले के लिए जो है नौकरी में भी जो देखें तो उच्च उच्च लेवल का पद जो है इनके लिए आरक्षित होते थे। आ रहा है। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट वाले को। वही देखेंगे तो 16 से 14 के बाद जो है फ्रांस में जनरल स्टेट की जो बैठक बिल्कुल नहीं हुई थी, जो कि जनरल स्टेट में जो है तीनों स्टेट के लोग जो है वहाँ पे नियम कानून बनाते थे। और वहाँ पे एक पार्लियामान नाम का जो संगठन भी था, संस्था भी था, जिसका काम था न्याय करना। उसको भी राजा जो है पैसा दे के जो है दबा दिया करता था। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति का जो है कारण था। वही हम लोग जो अगले देखें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखें, तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की जो जन्म होती है 1769 में होती है, और ये जो होती है फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में होती है। वही बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1799 में फ्रांस का सेनापति बनता है, और 1804 तक जो है फ्रांस का सेनापति रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक महान सैनिक थे, एक सेनापति थे। इन्होंने जो है अच्छे अच्छे जो है कार्य किए वहां पे।
फिर जो है देखिए सेनापति बन गए। अब वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे राजा का सिस्टम खत्म होता है, वहाँ पे लुईस शर्मा को जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो इनकी भी इच्छा जो थी नेपोलियन बोनापार्ट की कि हम भी जो है राजा बने और अच्छा से जो है प्रशासनिक व्यवस्था बने। तो ये जो है जब मौका मिलता है तो 1804 में जो है फ्रांस का राजा बन जाते हैं। फ्रांस का शासक बनते हैं 1804 में, और 1814 तक जो है फ्रांस का शासक रहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। 4 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का शासक बनते हैं और 1814 तक तो रहते हैं। और ये जो है बहुत ही अच्छे से प्रयास करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं और वहाँ की व्यवस्था को, यूरोप की व्यवस्था को बहुत ज्यादा जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब यदि चाहते हैं कि हम लोग जो फ्रांस का व्यवस्था को ठीक कर ही रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द जितने भी देश है उनकी व्यवस्था को ठीक करें। और इन्हीं को जो है ये भारी पड़ जाता है और इनको जो है 1815 में वाटरलू के मैदान में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और प्रसाद जो है इनसे युद्ध करता है और नेपोलियन बोनापार्ट को जो है पूर्ण रूप से परास्त कर देता है। और यहाँ पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट पूर्ण रूप से परास्त हो गया, हार गया। तब इन्हें जो है सेंट हेलेना द्वीप पे जो है भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनकी मृत्यु जो है 1821 में हो गई। ये हम लोग समझे किसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। वहीं अगला पॉइंट हम देखें, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जो वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन में क्या होता है कि नेपोलियन के शासनकाल में जो नेपोलियन बदलाव किया था उसको जो है समाप्त करके फिर से जो है यूरोप में पुरानी व्यवस्था को लाना, जो व्यवस्था चल रहा था। इसी को जो हम लोग क्या बोलेंगे, वियना सम्मेलन बोलेंगे। और आप लोग याद रखेंगे वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1815 में। आप लोग बिल्कुल जो है याद रखेंगे वियना सम्मेलन के बारे में। और इसके जो है उद्देश्य हम लोग अभी जस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग उद्देश्य पे एक नजर देंगे। वियना सम्मेलन के उद्देश्य कौन कौन थे, तो नेपोलियन की युद्धों से जो बदलाव हुए उन्हें वापस पुरानी स्थिति में लाना, यूरोप में फिर से पुराने वंश को सत्ता में लाना, वहीं यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाना। अगला बात करें तो शांति और स्थिरता कायम करना, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना को दबाना ताकि राजाओं का शासन बना रहे। तो हम लोग जो जहां तक पढ़े थे वहां तक रिवीजन में कर लिए। तो आप लोग जो है वीडियो में पूरा बने रहे, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग को जो है सपोर्ट करते रहिए। हम लोग जो है आप लोग के लिए दिन प्रतिदिन जो है बेहतर से बेहतर, आसान से आसान भाषा में जो है आप लोग को पढ़ाएंगे। तो आप आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के